बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट? सब ठीक हैं। आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 17 सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा इट इज़ अबाउट द कंपैरिजन ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। अगर हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 के कंपैरिजन की बात करें तो इसके अंदर सबसे जो बड़ा और मेन फैक्टर है वो है आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ही थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर किसी एटम के आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या नाम देंगे? आयनाइजेशन एनर्जी, यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी और जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो कम रिएक्टिव मेटल होगी। तो ये आपने थोड़ा सा इसको देख लेना जी। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स के अंदर वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और बना देते हैं पॉजिटिव चार्ज आइन। इन पॉजिटिव चार्ज आइंस को हम कैटाइंस भी कहते हैं। तो ये कैटाइंस बनाते हैं। दोबारा से ग्रुप 1 के एलिमेंट में एक ही वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, कैटाइंस बनेंगे जिन पे +1 चार्ज होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है। यहाँ पर भी इसका एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियसली 11 ही रहेगा, बट इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। हम कहते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके सोडियम आयन बना देता है। ये देखें, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। इसका जो आखिरी शेल है अब सेकंड वाला शेल काउंट होगा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8। तो अब इसका जो वैलेंस शेल है वो ये वाला है। इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे ये जो इसका वैलेंस शेल है इसका ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके लाइक नोबल गैसेस बन जाता है, खुद को क्या कर लेगा? स्टेबल कर लेगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके कैटाइंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैटाइंस, जिनके ऊपर क्या आ जाएगा? +2 चार्ज। और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 वालों से ज़्यादा होगी क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। तो हम कहते हैं पहले लेट्स सपोज मैग्नीशियम है, पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। पहला एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर मैग्नीशियम आयन बन चुका है। अब हम इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो अब इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे आखिरी वाले शेल में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू बढ़ जाती है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि क्या होगा? ये रिएक्टिविटी इनकी डिक्रीज़ कर जाएगी। तो ये देखिएगा, ये मैग्नीशियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों में से पहले ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, एक बन गया मैग्नीशियम आयन जिसको हम कहते हैं यूनिपॉजिटिव आयन। फिर इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसको भी लूज़ करेगा। अब इसका आउटर मोस्ट शेल वो ख़त्म हो गया। अब इसका जो शेल था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8। तो ये भी नोबल गैसेस जैसा बन गया, ऑक्टेट रूल कंप्लीट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर चुका। पहले एक इलेक्ट्रॉन बाद में। तो हम कहेंगे अब कितना आयन बन चुका है? डाई पॉजिटिव आयन। तो सिंपल है, ग्रुप 1 के एलिमेंट के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके एक पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायन बनाएंगे, 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 पॉजिटिव चार्ज वाले आइंस बनाएंगे। अब हम ये बुक के अंदर एक टेबल था, इस टेबल को मैं ज़रा देख लेता हूँ। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में कंपैरिजन देखें। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने पहले पढ़ा। ग्रुप 1 के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी NS1। ग्रुप 2 के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी NS1, इसकी हो जाएगी NS2। नेक्स्ट आइंस फॉर्मेशन। जब ये आइंस बनाएंगे तो इन पे +1 चार्ज आएगा, इस पे +2 चार्ज आएगा। इसको हम मेटल यानी M+1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लिखेंगे M+2। उसके बाद रिएक्टिविटी।
इनकी जो रिएक्टिविटी है ये ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2 एलिमेंट, तो ये लेस रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1 एज इन द सेम पीरियड। उसके बाद रीजन्स फॉर रिएक्टिविटी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इनके आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है इसीलिए क्या है ये कम रिएक्टिव है। ये मैंने स्टार्ट पर ही बता दिया था। हार्डनेस की बात करें तो ये बहुत सॉफ्ट मेटल होती है, इतनी सॉफ्ट कि इसको नाइफ से चाकू से भी काटा जा सकता है और ये हार्डर होती हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2 एलिमेंट्स। डेंसिटी की बात करें तो इनकी डेंसिटी लो होती है लेकिन इनकी डेंसिटी क्या होती है ग्रुप 1 के मुकाबले में ज़्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कम होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। रिएक्शन विद वाटर, ये विग्रस रिएक्शन करते हैं, बहुत धमाकेदार रिएक्शन होगा, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा। लाइक सोडियम को जो वाटर में ऐड किया जाता है तो एकदम से धमाका होता है, तो ये पानी में आग लग जाती है। तो ये वाला जो है इसको हम क्या नाम देंगे, इनके रिएक्शन ज़्यादा स्पीड के साथ होते हैं, विग्रस रिएक्शन होते हैं। लेकिन इनके रिएक्शन होते तो विग्रस है लेकिन लेस विग्रस एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों ही रिएक्शन करते हैं बट इनके रिएक्शन पहले ग्रुप के एलिमेंट के मुकाबले में थोड़ा कम विग्रस होते हैं। ऑक्साइड्स की बात करें तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका फार्मूला होता है M2O, जैसे N2O, Li2O, तो इनके जो ऑक्साइड्स हैं उनको हम यूँ लिखते हैं और ये हाईली बेसिक होते हैं। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम MO यानी मेटल और फिर ऑक्सीजन, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, इस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है और इनका बेसिक करैक्टर कम होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1 एलिमेंट। उसके बाद ऑक्साइड्स की बात करेंगे। देयर ऑक्साइड्स आर हाईली सॉल्युबल एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये बड़ी तेज़ी से सॉल्युबल हो जाते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू 1 और इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है। अगर हम इनको ग्रुप 1 के एलिमेंट के साथ कंपेयर करें तो उनके मुकाबले में ये लेस बेसिक होंगे। इज़ इट क्लियर? तो ये आपने सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको एक दफ़ा रिवाइव करके एक दफ़ा वीडियो को पीछे से देख लीजिएगा, ये आपको इंशाल्लाह यहीं पे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दूसरा टॉपिक भी आज हम इसका डिस्कस करेंगे। इसके दूसरे टॉपिक का नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। कार्बोनेट्स क्या होते हैं? और सबसे पहले कार्बोनेट्स में हम कहते हैं अगर CO3- हो तो इसको हम क्या नाम देते हैं कार्बोनेट्स। नाइट्रेट्स के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं NO3-। क्लियर? तो इसको हम क्या नाम देते हैं नाइट्रेट्स और इनको क्या नाम दिया जाता है कार्बोनेट्स। इनके हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब ही है किसी चीज़ को हीट करना, थर्म का मतलब क्या होता है हीट करना, तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, किसी चीज़ का टूट जाना। तो हीट करने पर एक बड़ी चीज़ का टूट के छोटी चीज़ में कन्वर्ट हो जाना, इसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हम देखेंगे कि अगर हम ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स को हीट करते हैं तो वो कितना डिकम्पोज करेंगे, कितना ज़्यादा टूटेंगे और कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी डिकम्पोजिशन पे डिपेंड करते हैं। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हाट इज मीन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन? हम कहते हैं एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑन हीटिंग। हीटिंग करने पर एक बड़े मॉलिक्यूल का छोटे 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स में टूट जाना, इसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इस दौरान हीट रिक्वायर्ड होती है। तो हम कहते हैं इट रिक्वायर्स एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए मैग्नीशियम या जो भी उसके साथ कार्बोनेट्स होगा, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स और कार्बोनेट्स, इनके दरमियान बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैं रिपीट कर देता हूँ, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं हीटिंग करने पर, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब ये क्यों यूज़फुल है, थर्मल डिकम्पोजिशन हम क्यों पढ़ते हैं?
तो ये इसलिए यूज़फुल है क्योंकि ये हमें बताता है एनालाइजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। इससे हम ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करता है और एनालाइज करने में उनको हेल्प करता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन हमें थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में भी बताती है। इसके बारे में बताती है थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। थर्मल स्टेबिलिटी एक क्लियर ट्रेंड है। इट्स मीन कि ये स्टेबिलिटी है और ये डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इसमें किसी किस्म का कोई भी हम कह सकते हैं कि रद्दोबदल नहीं होता, चेंजिंग्स नहीं है। टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, कार्बोनेट्स की भी और नाइट्रेट्स की भी। ये पॉइंट को याद रखिएगा कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो टॉप टू बॉटम इनकी ग्रुप्स में डाउन द ग्रुप इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इनकी रीज़न देखते हैं कि ऐसा क्यों होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। कार्बोनेट्स ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन, जब इनको हम हीट करते हैं, हीट करने पर ये टूट जाएंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये दो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। वन इज़ द मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका भी कार्बोनेट ब्रेक करेंगे तो वो दो तरह की प्रोडक्ट बनाएगा। एक होगा मेटल ऑक्साइड, दूसरा होगा उसका कार्बोनेट। थर्मल कंडक्टिविटी, थोड़ी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये हमने पहले पढ़ लिया। तो जब कार्बोनेट को हीट करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन होगी तो एक मेटल का ऑक्साइड बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब ये हमने इसका ट्रेंड देख लेना है। बेरिलियम ऑक्साइड है, ये सबसे कम स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, उससे कम मैग्नीशियम की, उससे कम फिर कैल्शियम की, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैल्शियम, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, बेरियम की। आप यूँ कह सकते हैं कि बेरिलियम जो कार्बोनेट है ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये लीस्ट थर्मल स्टेबल है, और ये जो है ये मोस्ट थर्मल स्टेबल है। तो ये डिकम्पोजिशन नहीं शो करेगा, ये डिकम्पोजिशन शो करेगा। तो ये देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट को ब्रेक किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। बेरियम ऑक्साइड को तोड़ा, बेरियम ऑक्साइड बना, बेरियम कार्बोनेट को तोड़ा तो बेरियम ऑक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बेरियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड हाईएस्ट टेम्परेचर टू डिकम्पोज। इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। कार्बोनेट को हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करना पड़ता है, 1300 समथिंग है, आप टेबल से इसको देख लीजिएगा। तो इसके कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको डिपेंड करते हैं, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं? तो वो है साइज़ एंड चार्ज ऑफ केटाइन। जो हमारा केटाइन था हम देखेंगे उसके ऊपर चार्ज कितना है। अगर तो चार्ज ज़्यादा है तो उसकी वो क्या करेगा, चार्ज ज़्यादा होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। क्या ज़्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर। तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, इट्स मीन। अच्छा बेटा, तो देखिएगा, तो मैं बता रहा था कि अगर हम इसका साइज़ और चार्ज रेशो इसको देखेंगे तो जिनका चार्ज ज़्यादा होगा उनकी पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी। चार्ज ज़्यादा होगा और अगर केटाइन का साइज़ ज़्यादा छोटा है तो वो क्या करेगा, इसको इफ़ेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि अगर स्मॉलर साइज़ होंगे, स्मॉलर केटाइन्स जिनका साइज़ कम है और चार्ज ज़्यादा है, लाइक बेरिलियम जो है तो इसका चार्ज क्या है, +2, ज़्यादा चार्ज है, मतलब इसके ग्रुप में तो चार्ज तो सेम ही होगा, तो साइज़ इसका छोटा है तो इसकी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर वो वाली पावर है जिसकी वजह से ये कार्बोनेट को डिकम्पोज करके यानी उसको डिस्टॉर्ट करेगा। ये देखें पोलराइजिंग पावर क्या है, एबिलिटी टू डिस्टॉर्ट द कार्बोनेट्स। जो नेगेटिव आइंस होते हैं उनको डिस्टॉर्ट करना। डिस्टॉर्ट करने का मतलब होता है उसके अंदर बिगाड़ पैदा करना, या यूँ कह लें कि उसके अंदर डिस्टॉर्शन लेके आना, डिस्टॉर्शन। क्लियर? तो अगर लेट्स सपोज मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे बलून होता है, तो पहले जो बलून है विदाउट लेट्स सपोज हमारे पास दो बलून हैं, एक स्मॉल साइज़ का बलून है, एक लार्जर साइज़ का बलून है।
तो जिसका स्मॉल साइज़ होगा बलून का, जब हम उसमें हवा भरेंगे तो उसमें डिस्टॉर्शन यानी उसके शेप के अंदर जो बिगाड़ है वो कम आएगा। अगर हमारे पास जो एक बड़ा बलून है, जब उसके अंदर हवा भरेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगी, उसका साइज़ बड़ा होगा। इसका मतलब हवा भरने से उसके अंदर क्या होता है, बिगाड़ ज़्यादा पैदा होता है। तो हम इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। जब ये पोलराइजिंग पावर वाले जो कैटाइंस हैं जिनका साइज़ कम है लेकिन चार्ज ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा डिस्टॉर्शन लेके आएंगे। जब जिस चीज़ के अंदर ज़्यादा डिस्टॉर्शन आएगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये देखिएगा, कार्बोनेट्स आयन जो होते हैं वो काफ़ी हद तक जो छोटे साइज़ के और बड़े चार्ज वाले कैटाइंस होंगे वो कार्बोनेट को क्या करेंगे, डिस्टॉर्ट कर देंगे। इट्स मीन कि उनके अंदर ज़्यादा बिगाड़ लेकर आएंगे। इससे क्या होगा, बॉन्ड वीक हो जाएंगे और कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो इजीली डीकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, देखेंगे। और इसके मुकाबले में अगर लार्ज साइज़ के जो एटम्स हैं, चार्ज तो उनके ऊपर कम होगा, यानी कि अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो सब पे +2 चार्ज है, तो साइज़ जो है वो फैक्टर करेगा। छोटे साइज़ के एटम जो हैं वो ज़्यादा डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेंगे, लार्जर साइज़ वाले एटम कम डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेंगे। तो डाउन द ग्रुप अगर मूव करें तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाती है, इनकी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये जो बड़े साइज़ के एटम हैं ये कम डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेंगे, डिस्टॉर्शन लेस, ठीक है। तो जब डिस्टॉर्शन कम होगी तो बॉन्ड तो वीक नहीं होंगे, बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होंगे, जिनको डीकम्पोज करना मुश्किल होगा। ये देखें, ये आपके पास पहले था कार्बोनेट, ये पहले यहाँ पर पड़ा हुआ था, सॉरी, ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है पहले इसकी पोजीशन ये थी। तो ये क्या करता है, जैसे ही मैग्नीशियम आयन इसके पास आता है, मैग्नीशियम का याद रखें चार्ज और साइज़, ये दोनों ही चार्ज ज़्यादा है, साइज़ कम है, मतलब +2 चार्ज है। नीचे वाले के साथ कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे मैग्नीशियम पे भी चार्ज तो सेम है लेकिन इसका साइज़ क्या होता है, स्मॉलर। तो इसके मुकाबले में पोलराइजिंग पावर मैग्नीशियम आयन की ज़्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर मैग्नीशियम की ज़्यादा है, किससे, बेरियम से। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर ज़्यादा डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस कर रहा है। ये देखें, पहले वो एटम कहीं पे था, अब उसके अंदर ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ गई। तो ये क्या करेगा, ये कार्बोनेट है CO3, इसके अंदर ज़्यादा डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से इसको डीकम्पोज करना आसान हो जाएगा, बॉन्ड वीक पड़ जाएंगे। लेकिन जब हम बेरियम की बात करते हैं तो बेरियम का साइज़ बड़ा है, लार्जर साइज़ होगा तो चार्ज तो उतना ही है, तो साइज़ बढ़ गया तो पोलराइजिंग पावर भी क्या हो गई, कम हो गई एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो ये देखें तो ये डिस्टॉर्शन क्या है, कम प्रोड्यूस कर पाता है। इसका मतलब ये वाले जो बॉन्ड रहेंगे ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ये वाले जो बॉन्ड हैं ये वीक पड़ जाएंगे। इसलिए इनको जो मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम है, इनके कार्बोनेट्स को तोड़ना क्या होगा, आसान होगा, लेकिन बेरियम वालों को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स नेक्स्ट देखेंगे। तो इनका भी सेम ट्रेंड है, जैसे जैसे हम कार्बोनेट्स की बात कर रहे थे कि टॉप टू बॉटम इनकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज़ करती है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, सॉरी, इंक्रीज़ करती है। इसी तरह से हम कहेंगे इनकी भी टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इनमें भी सेम फैक्टर होगा, साइज़ और चार्ज को ही देखेंगे। तो बेरिलियम जो है, बेरिलियम के नाइट्रेट्स ये सबसे कम रिएक्टिव होंगे, सॉरी स्टेबल होंगे, इसको हम कहेंगे दे आर लीस्ट स्टेबल। और अगर हम इस तरह पीछे जाते जाए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, और सबसे ज़्यादा किसके होंगे, बेरियम के। तो बेरियम आर द मोस्ट स्टेबल। क्लियर है बेटा? तो ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। मैग्नीशियम और बेरियम इस तरह से हम देखेंगे ग्रुप 1, ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स की डिकम्पोजिशन, और इनको आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। आज का हमारा टॉपिक यही था। नेक्स्ट हमारा लेक्चर 4 होगा जिसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी से रिलेटेड सेकेंड ईयर से और 10th के क्लास के रिलेटेड जितनी भी मेरी वीडियोज़ होंगी वो आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच।